Students, today we are going to start the next topic of the chapter number 1, history. The topic is the name of the topic is the reason and umpire. Reason मतलब रीज़न क्या है? जो वहाँ का एरिया है, ठीक है। रीज़न का मतलब जो वहाँ का एरिया है, और अंपायर जो उस रीजन में रूल करने वाले डायनेस्टीज थी या रूलर्स थे, उनके अंपायर के बारे में। जो पिछली क्लास में भी हमने अंपायर की बात की थी, जिसमें बहुत सारे रीजन होते थे, वास्ट एरिया होता था उनके पास, पूरा अंपायर होता था उनका। तो इस हिसाब से इस जो 1000 ईयर्स का टाइम है, इसमें भी 700 टू लेकर 750 रीजन्स और अंपायर्स के बारे में इस बुक में आपके आगे बात होएगी। तो इसमें एक वर्ड है संस्कृत प्राशस्ती। प्राशस्ती होती है, संस्कृत का वर्ड है प्राशस्ती। प्राशस्ती का मतलब होता है कि किसी की प्रेज में कुछ कहना, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सारी प्रेज हस्ती थी, सॉरी एक प्रास हस्ती थी, नॉट प्रेज। प्रेज मतलब प्राशस्ती का मतलब है कि किसी की प्रेज करना। तो उस टाइम पे जो एक प्रास हस्ती है, तो उसके एक यहाँ पे एक एग्जांपल बताई है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताई है कि इस प्रास हस्ती में किसकी बात हो रही है। इसमें एक दिल्ली का सुल्तान है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में करेंगे सारा। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, इसका टाइम पीरियड 1266 लेके 87 तक है। उसने क्या मतलब उसकी प्राशस्ती में ये बात बोला, उसकी जो प्राशस्ती उसमें उसके में ये लिखा गया है कि उसका बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा उसका अंपायर था, बहुत ज़्यादा एरियाज थे उसके पास। तो वो जो अंपायर है कहाँ से लेके कहाँ तक था, कहते बंगाल, तब इसको बंगाल को गौड़ा बोला जाता था। और ईस्ट में गजनी गजना, अफगानिस्तान वाली साइड में, वेस्ट में वेस्ट साइड जो हमारा ऊपर की लेफ्ट साइड पे जाते हैं हम ऊपर को, वहाँ पे अफगानिस्तान। एंड साउथ इंडिया द्राविडियन, जो साउथ इंडियन उनको द्राविड़ भी बुलाते हैं ना। तो जो नीचे का पार्ट है, तो मतलब कहने का मतलब देखो आप ये स्ट्रेच की बात करो, ईस्ट से लेके वेस्ट और नीचे सारा जो पार्ट है वो किसके पास था? गयासुद्दीन बलबन के पास है। मतलब इस ये क्या दिखा रहा है, ये प्राशस्ती में ये बताया गया है कि उसके पास बहुत वास्ट अंपायर था। तो जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे रीजन और अंपायर्स उनके पास कितने बड़े थे। देखो ये जो मैप है, इसमें वो ये दिखाया गया है कि कितने कितने कौन कौन से एरियाज थे जो उनके पास थे उस टाइम पे। आगे देख लो, नेक्स्ट है by 700 many regions already possess distinct geographical dimension, their own language and cultural characteristics। हम इसके बारे में जो 700 रीजन के टाइम पे जो रीजन थे, उनका अपना लैंग्वेज था, अपना कल्चर था। इस कल्चर कौन कौन सा कल्चर था, कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, ये हम चैप्टर नंबर 9 में इसके अपने आगे इस बुक में करेंगे। तो इस टाइम पे अलग अलग डायनेस्टीज भी आई थी। जो डायनेस्टीज इस पीरियड में चोलास थे, खलजीज थे, तुगलक्स थे, मुगल्स थे, ठीक है। चोलास, खलजी, तुगलक्स एंड मुगल्स, ये चार डायनेस्टीज, चार अंपायर उस टाइम पे आए थे, ठीक है। पैन रीजनल स्पेनिंग मतलब जो बाहर से लोग यहाँ पे आए थे, वो है तो विदेशी थे, लेकिन यहाँ पे आकर उन्होंने अपना अंपायर बनाया हुआ था, ठीक है। तो हर एक डायनेस्टी है ना जो यहाँ पे उस टाइम पे होती थी, ये नहीं है कि भी चोलास पावरफुल थे, चोलास के बाद तो खलजीज पावरफुल थे। कौन ज़्यादा पावरफुल था वो डिपेंड करता था उस रूलर के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे है कि भी अगर बीच में मान लो, अगर चोलस के बाद खलजीज और तुगलक के बीच में अगर कोई गैप रह जाता था, तो पैन रीजनल जो तुगलक्स हैं, जो खलजी हैं, ये बाहर से आए हुए इन्वेडर्स थे और जिन्होंने यहाँ पे आके एम्पायर बनाया था। जब इनके बीच में चेंज होता था, लाइक जैसे तुगलक के बाद मुगल आए, तुगलक और मुगलक के बीच में अगर कुछ टाइम स्पेंड रह जाता था, तो उसमें जो रीजनल रूलर्स थे, जो हमारे बेसिकली इंडिया के रूलर्स थे, जो यहीं के रहने वाले थे, वो भी इस टाइम पे राइज होना शुरू हो जाते थे। वो भी अपने अपने राज को, राजा को, अपने स्टेट को सक्सेसफुल रूल करना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ था 18th सेंचुरी में, तब कहते दोबारा से जो यहाँ की रीजनल स्टेट्स है, जिसको हम चैप्टर नंबर 10 में कवर करेंगे, यहाँ की जो रीजनल स्टेट्स है वो फिर से दोबारा से एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हो गई थी। दोबारा से वो अपना रूल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। बट years of imperial pan regional rule had altered the character of the
रीजंस। कहते हैं जब वो इतने लंबे टाइम तक बाहर से जब लोगों का कोई राज रहा है तो नेचुरली उस रीजंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो उनका कल्चर पे, हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी इकोनॉमी पे प्रभाव तो पड़ता है, ठीक है। कि बीच में कुछ टाइम आता है कि हमारी जो रीजनल स्टेट्स है वो फिर से एमरजेंस हो जाती है, फिर से वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन जो इतना लंबा पीरियड जो हमारे पास खलजी, तुगलक एंड मुगल्स रह के गए हैं, तो इतने लंबे टाइम स्पैन में अगर वो वहाँ पे रहें तो उनका हमारी लाइफ पे, हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी कल्चरल, हमारी पोलिटिकल लाइफ पे, हमारी इकोनॉमी पे असर ज़रूर है। और वो असर आज उस टाइम से भी चलता है, आगे आगे बढ़ता जाता है। आगे है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। जब ये लोग आए इनके साथ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, कुछ ओल्ड रिलीजन भी थे, कुछ नए रिलीजन भी ऐड हो गए। हमने पिछले वाले में किया था कि उस टाइम पे जो भक्ति मूवमेंट शुरू ही हो चुका था, जो 700 सेंचुरी तक शुरू हो चुका था। तो भक्ति मूवमेंट नहीं कहेंगे, जो भक्ति और आइडिया ऑफ भक्ति उस टाइम पे बहुत फेमस हो गया था। क्या था भक्ति? आपने अपने किसी भी पर्सनल डाइटी यानी कोई भी देवी देवता, आप उसकी उसके जब देवी देवता को तक पहुंचने के लिए किसी विदाउट एड, मतलब किसी प्रीस्ट और रिचुअल का सहारा नहीं लेते, यानी मंदिर में जाके पंडित को नहीं बोलते कि हमें परमात्मा तक पहुंचाएंगे। भक्ति के मतलब बंदे खुद उनकी भक्ति करते थे। मतलब किसी भी गॉड गॉडेस की उसकी जय जयकार करते थे, उसकी प्रेज़ करते थे। कई लोग तो भक्ति में, जैसे मीरा है, वो भी एक भक्ति का ही पार्ट रही है। वो अपने कृष्ण जी के कृष्ण जी की पूजा के लिए नाच-नाच के उसको मनाती थी, जब म्यूज़िक के थ्रू उनको पाना चाहती थी। तो उस टाइम पे ये एक ऐसा भी जो रिलीजन, उस टाइम पे रिलीजन में एक ऐसा पार्ट भी आ चुका था जब आइडिया ऑफ भक्ति आया था, जिसमें लोग विदाउट एनी प्रीस्ट, विदाउट एनी रिचुअल्स भगवान को, जो भी अपना भगवान है उसको पाने लग गए थे, ठीक है। आगे है तो उस टाइम पे ये नहीं है कि क्योंकि बाहर से लोग बहुत आए थे, तो उस टाइम पे एक मिनट। हाँ, उस टाइम पे जो मुस्लिम्स मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्राउट द टीचिंग ऑफ होली कुरान, क्योंकि बाहर से इन्वेडर्स आए थे तो वो अपने साथ होली कुरान, कुरान आपको पता है कि जो मुस्लिम्स है, जो इस्लाम का पवित्र होली बुक है, होली ग्रंथ है उनका, जैसे हमारे यहाँ पे रामायण है और सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब है। तो उसी टाइम पे 7th सेंचुरी में, नॉट 7th सेंचुरी में होली कुरान भी इंडिया में आ चुकी थी। तो अब लोग अल्लाह के बारे में भी उनको पता चल गया था। जो कुरान का जो टीचिंग्स है, जो कुरान की गाइडलाइंस है, वो भी हमारे यहाँ पे लोगों को उनके बारे में पता चल गया था। उसको फॉलो करना भी लोगों ने शुरू कर दिया था। और बहुत सारे रूलर्स है वो इस्लाम और उल्मा उन्होंने सीखा। लोगों के उल्मा मतलब जो लर्न थियोलॉजिस्ट एंड जूरिस्ट्स। और हिंदुइज्म एंड इस्लाम इंटरप्टेड इन अ वैरायटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोअर्स, देयर वर शियाज एंड सुन्नीस। अच्छा, आगे हिंदू और मुस्लिम जो इस्लाम है, इसके आगे भी पार्ट थे, ये नहीं है कि हिंदुइज्म एक ही पार्ट था। इसमें भी अलग अलग सेक्ट्स थे, अलग अलग पार्ट्स थे इसके। इसी तरह इस्लाम के भी अलग अलग पार्ट थे उस टाइम पे। उस टाइम इस्लाम के दो पार्ट मेनली जो सामने आए थे इस टाइम पीरियड में, वो थे एक शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। जो शिया मुस्लिम है वो प्रॉफिट सन इन लॉ को फॉलो करते थे, अली को फॉलो करते थे। जबकि जो सुन्नी मुस्लिम्स है वो किसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करते थे? खलीफा की जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट करते थे। मतलब ये प्रॉफिट मोहम्मद के जो है सन इन लॉ जो आई है अली, शिया मुसलमान उसको मानते हैं। और जो सुन्नी मुस्लिम्स है वो किसको मानते हैं? अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स, खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी। जो प्रॉपर्ट के आगे कम्युनिटी लीडर है खलीफा, उनको फॉलो करते थे। ये प्रॉपर्ट मोहम्मद के जो सन इन लॉ अली, उनको फॉलो करते थे, ठीक है। शिया प्रॉपर्ट सन इन लॉ अली को फॉलो कर रहे थे। जो सुन्नी है वो जो प्रॉपर्ट्स के आगे लीडर्स थे, खलीफास थे, कम्युनिटी है, उनकी अथॉरिटी को फॉलो कर रहे थे। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। बहुत सारे और स्कूल्स ऑफ लॉ भी थे। स्कूल्स मतलब जैसे ये शियन सन्नी स्कूल अलग अगले अगले पार्ट्स है, ऐसे हनाफी एंड शाफी मेनली इन इंडिया एंड इन थ्योरीज मिस्टिक ट्रेडिशन। इसके बारे में हम अगले आपकी बुक के आगे अगर बुक में आगे इसमें बारे में डिटेल में आएगा, उसमें हम इसको कवर करेंगे। आगे है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स।
कहते हम जो ये टाइम स्पैन बीत रहा है, तो जो जो हिस्ट्री पीरियड्स है, अगर इसके बारे में देखते हैं तो लोगों के मतलब चेंज आ रहा है, सोशल लाइफ में चेंज आ रहा है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आया है। तो कैसे अर्ली टाइम पे लोग कैसे पंचायती सिस्टम होता था, कैसे हमने जो पिछले चैप्टर्स में किया है, सिक्स क्लास में किया है, उसमें चेंज था। अब जो इकोनॉमिकली सोशल लाइफ लोगों की और भी तरीके से चेंज हो रही थी। जो ब्रिटिश है, उन्होंने जो हमारी हिस्ट्री है उनको 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है? जिसे हम कह देते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो वो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है उस उन्होंने हमारे इंडिया को ये 3 पीरियड्स में बाँटा है। एक जो वो पीरियड जो हिंदू पीरियड है, एक मुस्लिम पीरियड है, एक ब्रिटिश पीरियड है। यानी इन्होंने जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको हिंदू बोला है, जो मिडल की हिस्ट्री है जो 700 लाइक 715 तक है उसको इन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री बोला है, और उसके बाद की जो हिस्ट्री है उसको ब्रिटिश हिस्ट्री बोला है। दिस डिवीजन बेस्ड ऑन द आइडियाज रीजंस ऑफ द रूलर्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। इन्होंने ये जो हिस्ट्री है इसको इन 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, इसलिए किया क्योंकि इनका बेस क्या है, रीजन बेस है ये। रीजन बेस पे इन्होंने इन तीनों में इस पार्ट में बांटा है, ठीक है? आगे लेकिन कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि यू रेड लास्ट ईयर इंक्लूडेड द राइट रीजन अर्ली सोसाइटीज, हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, people living in towns and villages, early empires, kingdom, the history you will be studying this year are often described the medieval। ठीक है, तो मतलब जो कुछ हिस्टोरियन है उन्होंने हिस्ट्री जो पीछे में हमने किया कि हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश के बीच में बांटा, लेकिन जो अब हम जो हिस्ट्री को लेके चलते हैं उसके हिसाब से हमारी हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री, medieval पीरियड मतलब, और मॉडर्न पीरियड। जो इस बुक जो ये हम 7th क्लास में जो बुक कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री की, ये किस पीरियड को रिफ्लेक्ट कर रही है, किस पीरियड के साथ कनेक्टेड है, ये मटीरियल पीरियड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? मिडल का जो पीरियड है हिस्ट्री का उसके साथ ये जो मिडल पीरियड में इंसिडेंट्स हुए हिस्ट्री में उसके बारे में ये आपकी बुक कंसर्न है, ठीक है? आगे देखो, द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदुइज्म इस्लाम इज द मेजर रीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। उस टाइम पे हिंदू एंड इस्लाम मेन रीजन थे जो यहाँ पे। उसके बाद जब आप देखोगे लास्ट मुगल के बाद यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी आएंगी, तो वो भी एक तीसरा सेक्टर है जो हमारे मिडिल हिस्ट्री के साथ आके इन्वॉल्व हो रहा है। यानी ब्रिटिश लोग, यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन यानी क्रिश्चियन रिलीजन भी अब हमारे अंदर आना हमारे यहाँ पे वो भी आ रहा था इस पीरियड के बीच में। कहते हैं दिस 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज। कहते हैं ये 1000 years 700 से लेके जो 1750 का पीरियड है ये बहुत ही कंसिडरेबल चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। 16 to 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th एंड 11th। जो 16th सेंचुरी है और जो 18th सेंचुरी है ये बहुत डिफरेंट है किससे, जो 8th और 11th सेंचुरी से। Describing the entire period as one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. जो medieval period है इसको किसका contrast बोला जाता है, modern period का contrast बोला जाता है। यानी medieval period ancient period से medieval period बिल्कुल change था, और medieval period modern period में भी बहुत ज़्यादा contrast था। Modernity carries with a sense of material progress and intellectual advancement। जो मॉडर्न पीरियड है इसमें मॉडर्निटी आ गई थी, किसमें मटेरियल प्रोग्रेस हो रही थी, मतलब जो चीज़ें बन रही थी वो एडवांस लेवल बन रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी। जैसे बात किया जाए तो जब हमारे यहाँ पे मॉडर्निटी, जब ब्रिटिश आई, यूरोपियन कंपनीज आई, तो उन्होंने यहाँ पे रेलवे बनाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो क्या है, एक तरह की मटीरियल प्रोग्रेस है। इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट आई, लोगों के पास अवेयरनेस आई, लोगों को काम करना आया, लोगों को नई टेक्नोलॉजी का पता चला, नए मेथड्स का पता चला। This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. During these 1000 years, societies of the subcontinent, जो subcontinent मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि subcontinent है जो हमारा, उसमें क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन आई, बहुत सारे इकोनॉमिकली चेंजेस भी आए, लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी आया। और इसी वजह से, क्योंकि ना देखो एंशियंट पीरियड के बाद जो मिडीवल हिस्ट्री है उसी के दौरान जो प्रॉस्पेरिटी हमारे यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई, मतलब कितना खुशहाल है ये एरिया, कितने रिसोर्सेज है, वो इस टाइम पे पता चलना शुरू हो गए थे पूरी दुनिया को। इसी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे आई थी। जो मटेरियल हिस्ट्री नहीं,
ये चीज़ शो की थी दुनिया के सामने कि हाउ वी आर प्रॉस्पर, कितने अमीर हैं हम लोग, कितने सोर्सेस हैं आपके हमारे पास, कितनी वेल्थ है हमारे पास। इसीलिए जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये चैप्टर एक्चुअल में जो आपकी इस हिस्ट्री के जो नेक्स्ट इंसिडेंट्स हैं, नेक्स्ट डायनेस्टीज हैं, नेक्स्ट चेंजेस हैं, उसका एक ओवरव्यू था कि ये जो बुक है, ये जो मिडीवियल पीरियड है वो कैसे आया और कैसे काम कर रहा है, ताकि आपको बुक के जो अगले चैप्टर है उनको समझने में, उनको पढ़ने में बड़ी आसानी रहे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट हिस्ट्री का ही स्टार्ट करूँगी, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी।